हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यार, फाइनली एक और चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है। अनलॉक द मिस्ट्री, यानी कि मिस्ट्री को हम लोगों ने अनलॉक ऑलरेडी कर लिया है। इंट्रोडक्शन, क्वेश्चंस और ओलंपियाड लेवल सेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और अब जो हमें करना है वो है इस चैप्टर का रिवीजन कि भाई एक वीक में, यानी कि इस पिछले वीक के अंदर या पिछले वीक में या ऑनगोइंग जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, किस किस तरीके के क्वेश्चंस देखे, कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न लगा करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको वो बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उन बच्चों को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अबाउट टीटीबी कि भाई साहब हमारा टीटीबी 2.0 का जो प्लान है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिया है एंड आप लोगों को अभी तक पता भी चल चुका होगा कि टीटीबी 2.0 क्या है। अगर नहीं पता है तो प्लीज इंट्रोडक्शनल वीडियो देख लो यार, पेज पे जाओ, यानी कि YouTube के पेज पे जाओ और वहां जाकर के हमारा फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शनल वीडियो अबाउट टीटीबी 2.0 उसको व्यू कर लो, फटाफट से पता चल जाएगा। एंड स्टार्ट एनरोलिंग बाय यूजिंग द कोड एके लाइव, क्योंकि अगर आप अभी एनरोल कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज 1 मार्च से हमारी जो प्राइसिंग है दैट विल बी इंक्रीजिंग बाय 20 to 30%। ठीक है, तो फटाफट से एनरोल कर लो, कोड यूज करो एके लाइव एंड गेट द डिस्काउंट ऑफ 30% एज सुन एज पॉसिबल। राइट, उसी के साथ साथ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग, जो कि आपके घर में आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग इजीली कर सकते हो। राइट, सारे कुछ नहीं करना यार, वीडियोस व्यू करने। और अगर आप चाहते हो कि इन फैकल्टीज के द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाए तो व्हाट यू कैन डू इज यू गाइस कैन विजिट द टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लासेस। ठीक है, इन क्लासेस पे आप लोगों को मिलेगा सैंपल स्टडी मटेरियल देखने का मौका। और सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बॉस मुझे सिंपल सी एक चीज करनी है कि भाई ये मटेरियल मुझे खरीदना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। ऊपर हाईलाइट हो रखी है, ब्लिंकिंग कर रही है, उस पर विजिट कीजिए, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए एंड यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द पैकेजेस विच आर लिस्टेड बिहाइंड मी या मेरे पीछे। ठीक है, 9,000 और 3,500 के पैकेजेस हैं, इनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी यार, इसीलिए कह रहा हूं फटाफट से एनरोल कर लो, है ना, फॉर द नेक्स्ट ईयर। अभी के लिए आप लोगों को जो जो चीजें मिल रही है वो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, देन रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स ऑफ टीटीबी एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी दैट टू ऑन गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन, एंड उसके बाद बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को जो है सैंपल स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को मिलेगा, तो यू गाइस कैन आल्सो गो फॉर द टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन, जहां पर आप अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकते हो या उसको आप एक बार से एनालाइज कर सकते हो कि यार ये एक्चुअल में चल क्या रहा है मेरे साथ, मैं कितनी प्रिपरेशन कर रहा हूं और क्या मेरे चांसेस हैं टू क्रैक द ओलंपियाड लेवल्स। राइट, और सिंपल सी चीज है, फटाफट से पैकेज को बाय करो, बाय करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई सा भी ऑप्शन चूज करो और अपनी पेमेंट करके अपना पैकेज अपने पास बुला लो। मीनवाइल कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 और यू कैन टॉक टू मी और हैव अ कन्वर्सेशन विद मी। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स या मेरे टेलीग्राम हैंडल को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आगे वाली स्लाइड्स पे मेरे नंबर्स और मेरा टेलीग्राम हैंडल दोनों हाईलाइट होगा ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। तो ठीक है, तो उसके लिए वेट करते रहो। अगर आप चाहते हो टू गेट 30% डिस्काउंट तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज एके लाइव कोड। राइट, एके लाइव कोड यूज करो जो कि मेरा कोड है और 30% डिस्काउंट फटाफट से ले लो, है ना। 6300 और 2450 आपका फाइनल अमाउंटिंग हो जाएगा। मीनवाइल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमारा रेगुलर कार्डिनल प्रॉमिस, जो कि हम लोग रोज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, क्योंकि भाई हमें जो है हमारे प्रोमिसेस को बना के रखना है। हमें खुद से प्रॉमिस करना जरूरी है कि हम अपना स्टडी जो है कंटिन्यू रखेंगे और हमारे सारे गोल्स को हम क्रैक करते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आज हम जो करने वाले हैं वो है भाई साहब अनलॉक द मिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन L4। ठीक है, L4 के अंदर हम लोग जो आज देखेंगे वो ये है कि भाई क्वेश्चंस हम लोगों ने किस तरीके से किए थे, क्या क्या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और फाइनल जो हमारा रिवीजन जो है लर्निंग आउटकम हमारे पास होगा। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया तो फाइनली फिर क्या किया, है ना। तो चलिए हरे रंग के साथ शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी थी और उनमें से कुछ चीजें ऐसी थी कि भाई हमें बेसिक आइडिया चाहिए था कि एक्चुअल में पजल, फैमिली रिलेशंस और क्लासिफिकेशन पजल किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हुए जब हम लोगों ने देखा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पजल के अंदर सर्टेनली हमें 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है आइटम, दूसरा होता है पर्सन और तीसरा होता है थिंग्स। राइट,
इन तीन चीजों के ऊपर हमारे पास बेसिकली पजल आता है। किस तरीके से आता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मीनवाइल आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो याद रखें कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। पजल है यानी कि आप लोगों को क्लूज मिलेंगे, आप लोगों को स्टेप्स मिलेंगी, आप लोगों को आइडियाज दिए जाएंगे कि भाई इस तरीके से इस तरीके से इस क्वेश्चन में चीजें हो रही है। बट हमें सबसे पहले जो चीज याद रखनी है वो है रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर हमने किसी चीज को ध्यान से पढ़ा तो हमारे माइंड में चीजें सारी सेट होती जाएंगी और हम उन चीजों को धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को पढ़ना है। द थर्ड पॉइंट इज टू अवॉइड द कंफ्यूजन, डिनोट डिफरेंट साइंस टू ईच एज मेंशन्ड। यहां से मेरा सिंपल सा मतलब यह है कि भाई टेबल अगर आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यू गाइस कैन मेक द टेबल्स एज वेल। ठीक है, किस चीज की टेबल बना सकते हो भाई? टेबल आप नॉर्मली बना सकते हो उन चीजों की जो कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके काम आने वाली है। ठीक है, प्लीज नोट दिस आउट वेरी केयरफुली, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट दिस, प्लीज नोट दिस। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पजल्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आप टेबल बना लेते हो तो दैट इज द बेस्ट पार्ट व्हाट यू कैन डू। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर लिख लिया हो तो आगे बात करेंगे भाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन अगर आपको कुछ आएगा आपके सामने तो इस तरीके का, मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कहता है लेट्स से ए इज गुड इन मैथमेटिक्स, बी इज गुड इन क्रिकेट, सी इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, हियर आर द कैटेगरीज आर डिफरेंट। अब देखो मैंने आप लोगों को ये जो तीन चीजें लिखवाई ना, इसमें आप टेबल किस फॉर्म में बना सकते हो, है ना? तो आप लोग सोचोगे यार कि सर मतलब क्या, क्यों हम ये टेबल बनाएं? तो लेट्स नॉट डू वन थिंग कि हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल ऑन दिस। ठीक है, कौन कौन था तुम लोग के पास? तुम लोग के पास तीन लोग थे जो कि इस तरीके से थे आई गेस। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक, यहां पर हमारे पास शायद तीन ही कैटेगरीज थी। एक था मैथमेटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स और स्टडीज। अच्छा, चार थी भाई। तो मैथ्स, ठीक है, ऐसा एक टेबल आप लोगों को बना लेना है। ठीक, ये एक रफ फॉर्मेट है ऑफ द टेबल जो कि आप लोगों को बना लेना चाहिए। मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा कि ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ABCD की जगह मैथमेटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स और स्टडीज भी लिख सकते हो। आप चाहो तो मैथमेटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, स्टडीज की जगह ABCD लिख सकते हो। ठीक है, अब ये ABCD कौन है? ये तो पर्सन्स हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है या हम बात कर रहे हैं, और ये वो कैटेगरीज हैं। क्या है? ठीक है, ये वो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है या क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। एक एक चीज पढ़ते जाते हैं। ए इज गुड इन मैथमेटिक्स, बी इज गुड इन क्रिकेट। ठीक है, ए इज गुड इन मैथमेटिक्स, बी इज गुड इन क्रिकेट। ठीक, सी इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। भाई ये तो कमाल हो गया। मतलब सी जो है, सी इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। ठीक है, आप इतना सा कार्यक्रम कर दोगे और बोल दोगे कि सर मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, राइट? बट हमने यहां क्या मिस्टेक करी ये मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को कहा भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज अ नेसेसिटी फॉर यू पीपल, बिकॉज इफ यू डोंट देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, राइट? एंड द प्रॉब्लम वुड बी वेरी सीरियस कि आपको क्वेश्चंस करना नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट डिड यू मिस।
व्हाट आई एम गोइंग टू मिस, ठीक है। तो मैंने यहां ध्यान से देखा कि यार बी इज गुड इन क्रिकेट, कूल है, सी इज गुड इन मैथमेटिक्स, बट सॉरी ए इज गुड इन मैथमेटिक्स, बट मैं जो चीज भूल गया वो ये भूल गया कि सी इज गुड इन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज। तो मेरे दोस्त मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि क्या क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है? क्या क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है? तो मेरे हिसाब से सी जो है क्रिकेट में भी अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर कौन अच्छा है? कौन अच्छा है भाई? सी। और स्पोर्ट्स के अंदर ही क्रिकेट भी आता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि क्रिकेट इज अ गेम एंड स्पोर्ट्स कोई अलग चीज होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्रिकेट को भी उसकी कैटेगरी मानोगे, यानी कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी मानोगे, और उसके बाद आपने एक और चीज जो मिस करी, वो कहा कि भाई सी इज गुड इन स्टडीज। तो भाई स्टडीज के अंदर अगर मैं मैथमेटिक्स में भी टिक करता हूं तो दैट इज माय बेस्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टडीज, जिसमें कि हम सब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। स्टडी की अगर मैं बात करता हूं तो हम सब्जेक्ट्स को काउंट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये चीज ध्यान रखनी होगी कि एक्चुअल क्वेश्चन में क्या बोला है। तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीज नोटिफाई दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि सारे सेक्शंस में सबसे अच्छा है, तो आप कहोगे सी इज माय आंसर, जो कि सारे सेक्शंस में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों में वो बेहतरीन है, और क्रिकेट और मैथमेटिक्स जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज का पार्ट है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक दिस टेबल ऑन आवर ओन, ठीक है। चलिए, सो ये एक कैटेगराइजेशन हुआ, या ये एक टेब्यूलर फॉर्मेट हुआ किसका? आपके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इफ यू गाइज वांट यू कैन नोट दिस डाउन, ठीक है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने ये टेबल नहीं बना के बताई थी, जस्ट बिकॉज आई थॉट कि इजी होगा, बट कुछ पॉइंट्स मेरे सामने ऐसे आए कि मुझे ये टेबल आज आपको बना के दिखानी पड़ी, ठीक है। चलिए, आई गेस वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर हम लोगों ने बात करी कि भाई दो तरीके के पजल्स हमारे सामने आज इस क्लास में आने वाले हैं, यानी कि यानी कि 8th क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो दो तरीके के पजल्स मेरे सामने आते हैं। पहला पजल का टाइप होता है क्लासिफिकेशन टाइप पजल, दूसरा पजल का टाइप होता है फैमिली बेस्ड पजल। फैमिली मतलब या रिलेशनशिप पजल, ठीक है, फैमिली या रिलेशनशिप पजल। तो पहला टाइप जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज क्लासिफिकेशन पजल, जहां मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई आइटम बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, clues, hints and help will be given and the analysis is to be done very properly, ठीक है। अगर किसी ने ये पॉइंट्स नहीं लिखे थे भाई तो प्लीज इन पॉइंट्स को लिख लो, है ना, बहुत केयरफुली इन पॉइंट्स को लिख लो, क्योंकि दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू आउट इन योर स्टडीज, ठीक है। आपकी पढ़ाई में अगर कोई चीज मदद करेगी तो ये नोट्स ही करेंगे यार, तो प्लीज इनको लिख लो समय पे, और लिख करके जो है स्टार मार्क जैसे मैंने कर रखे हैं वैसे ही आप लोग भी स्टार मार्क कर सकते हो, ओनली एंड ओनली इफ यू गाइज वांट, है ना। मतलब मेरे कहने पे मत लिखना, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो ही लिखना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी आगे मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके रखा था, जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन भी किया था, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई ए एंड बी आर गुड इन बायो एंड केमिस्ट्री, ए एंड सी आर गुड इन बायो एंड फिजिक्स, सी डी ई आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, सी ई आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, डी एंड बी आर गुड इन केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में जो बेसिक चीज आई वो ये आई भाई कि मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें मेरे पास मेनली होनी चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। तो पहला, मेरे पर्सन्स यानी कि कितने लोग उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन किए गए हैं वो मुझे पता होने चाहिए।
साथ ही साथ मेरे सब्जेक्ट्स जिनके बारे में उन लोगों से बातचीत हो रही है या उन लोगों के लिए बातचीत हो रही है वो मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। अब नाउ इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आप पर्सन्स यहीं लिखो, जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो पर्सन्स यहां पे भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट्स यहां लिख सकते हो। दैट इज योर चॉइस सोलली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में कहां क्या चीज लिखना चाहते हो और कहां क्या चीज नहीं लिखना चाहते। ठीक है, मेरी इच्छा कर रही थी कि मैं पर्सन्स को ऐसे लिस्ट करूं, मैंने ऐसे लिस्ट कर दिया। मूविंग ऑन फर्दर, जो जो मुझे पॉइंट बोला गया था वो मैं करता गया। दैट मींस ए एंड बी आर गुड इन बायो एंड केमिस्ट्री, ए एंड बी आर गुड इन बायो एंड केमिस्ट्री मैंने मार्क कर दिया। ए एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड बायो, फिर मैंने फिजिक्स और बायो मार्क कर दिया। ठीक है, और जो जो नहीं थे उनकी मैंने मार्किंग क्रॉस से कर दी। ठीक है, ऑलरेडी क्रॉस से हो रखी है, बस बार बार हाईलाइट करने के लिए मैं येलो वाले से भी कर रहा हूं। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कुछ नोशन आप लोगों को बनाना होगा कि भाई मुझे अगर कोई टेबल बनानी है या कोई टेबुलर फॉर्मेट बनाना है तो मुझे भी इसी तरीके से बनाना होगा। ठीक है भाई लोग, तो प्लीज इसको नोट कर लो, है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो और भी अच्छी बात है ना, क्योंकि बार बार फिर करोगे और तो क्या है। चलिए, शैल वी मूव ऑन, वी हैव टू। ये क्या हो भाई? हां, अगला हमारा जो टाइप था, ठीक, वो था फैमिली बेस्ड पजल, यानी कि ऐसा पजल जिसमें रिलेशंस की बात हो रही हो, ऐसा पजल जिसमें बहुत सारे चीजें हमें रिलेट करनी पड़े। तो फैमिली बेस्ड पजल के अंदर हमने क्या क्या चीज देखी? रिलेशनशिप का आइडिया हमें होना चाहिए, ब्लड रिलेशंस का आइडिया हमें होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशंस का हमें आइडिया होना चाहिए। रिलेशंस में भाई सिर्फ और सिर्फ आपके भाई, आपकी बहन, आपके मम्मी, आपके पापा, चाचा, मामा, दादा, काका, ये लोग नहीं आते। रिलेशंस में आपके दोस्त भी आते हैं, आपके कुलीग्स भी आते हैं, आपके एक्वेंटेंसेस भी आते हैं, आपके साथ काम करने वाले यानी कि कोलीग्स की मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूं। ठीक है, तो ये लोग आपके बीच में आते हैं, आपके दरमियान आते हैं, तो इनके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज सिंपली हमें उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। तो इसी के साथ जब हम आगे बढ़े तो मैंने एक और पैटर्न्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला करके रखा था और उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई देयर इज अ गिवन इंफॉर्मेशन व्हिच यू नीड टू रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी सजा के रखा। यहां कुछ लोगों का जिक्र हो रहा था और वो लोग कौन थे भाई? रतन, अनिल, पिंकू, गौरव आर ब्रदर्स टू राखी, संगीता, पूजा, सरोज। ठीक है, ये कुछ लाइन हमारे सामने बोली हुई थी। उसके बाद हमने जब क्वेश्चन को आगे पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि ईच बॉय हैज वन सिस्टर, यानी कि एक लड़के की एक ही बहन है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, तो ये स्टार मार्क कंडीशन हो गई मेरी कि भाई मुझे ये चीज याद रखनी है कि हर लड़के के लिए एक ही बहन बनाई गई है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बात करते हैं। एंड द नेम्स ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू नॉट बिगिन विद द सेम लेटर। एक और इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई भाई और बहन का जो नाम है वो सेम लेटर से बिगिन नहीं करता। कंडीशन 1, कंडीशंस यहां मुझे दी। पहली कंडीशन जो मेरे पास थी वो थी कि वन बॉय विद वन सिस्टर। ठीक, कंडीशन नंबर 2 मेरे पास जो थी इस लाइन में यहां लिखा हुआ है ब्रदर एंड सिस्टर कांट हैव सेम इनिशियल। कूल है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। ये दो गिवन कंडीशंस हमें बहुत तरीके से ध्यान रखनी होगी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक नॉर्मल टेबल बनाएंगे, यहां लिखेंगे ब्रदर, यहां लिखेंगे सिस्टर। आप चाहो तो ब्रदर और सिस्टर यहां पे भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है। जैसा आपको सूट कर रहा हो वैसा कीजिए। आपने पिंकू, गौरव, अनिल और रतन का नाम लिख लिया। ठीक है, अभी मुझे आगे की कंडीशंस पढ़ना जरूरी है, वरना उनके बिना मैं जो है सिस्टर्स को डिनोट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक चीज अच्छे से याद है कि भाई एक लड़के की एक ही बहन है। पिंकू एंड गौरव आर नॉट सरोज और संगीता's ब्रदर। पॉइंट है,
तो मुझे ये पता चला कि पिंकू और गौरव जो है सरोज और संगीता के ब्रदर नहीं है। ठीक है साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये बोला गया कि सरोज इज नॉट रतन्स सिस्टर। इससे मुझे क्या पता चला कि सरोज ना तो पिंकू की सिस्टर है, ना गौरव की सिस्टर है, और ना ही रतन की सिस्टर है। ठीक है, तो मुझे यह पता चला कि अकेला लड़का कौन बचा था, अनिल। तो सरोज किसकी बहन हुई, अनिल की बहन हुई। ठीक है, उसके बाद पिंकू को मैंने पकड़ा और पिंकू को मैंने कहा कि भाई पिंकू जी, आप ना तो सरोज के ब्रदर हैं, आप ना तो संगीता के ब्रदर हैं, तो आप किसके ब्रदर हो सकते हैं। फिर मुझे पहली वाली कंडीशन, ये जो कंडीशन थी सेकंड कंडीशन, ये याद आई और मुझे याद आया कि पिंकू और पूजा भाई बहन नहीं हो सकते, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ब्रदर एंड सिस्टर कैन नॉट हैव द सेम इनिशियल। तो इसका मतलब पिंकू की सिस्टर कौन हो सकती थी, राखी, जो कि अकेली बची थी। ठीक है, और एक सेकेंड, हाँ राखी, क्योंकि सरोज और संगीता जो है वो इसकी बहनें नहीं हो सकती। तो दो बहनें मेरे पास फाइनली डिफाइन होकर के आ गई। ठीक, अभी फिर मुझे एक चीज जो समझ में आनी चाहिए थी, वो ये समझ में आनी चाहिए थी जो मैंने यहां लिखी हुई है आप लोगों के लिए, कि भाई सरोज रतन की सिस्टर नहीं थी। ठीक है, तो अनिल की हो गई, पिंकू और राखी ये दोनों सिस्टर्स हो गई। अब मेरे पास जो दो नाम बचे वो था पूजा और संगीता, और गौरव और रतन। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला था यार, सरोज इज नॉट रतन सिस्टर। ओहो, ये हमने कैसे डिनोट किया था। फिर हमने एक चीज जो देखी, भाई गौरव या रतन में से किसी की एक की सिस्टर ऐसे होनी चाहिए थी। तो हमारे पास दो नाम बचे थे, हमने कहा पूजा या संगीता, दोनों ही जो है गौरव और किसकी, रतन की सिस्टर हो सकती हैं। ये क्या हुआ यार, हम कुछ मिस कर गए क्या। तो मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई कि भाई रतन जो है संगीता और गौरव जो है पूजा से किस तरीके से रिलेटेड है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी बता देता हूं, मैंने शायद क्वेश्चन को ढंग से वापस से नहीं पढ़ा। दिस हैपेंस नॉट नेसेसरी ईच बॉय हैज वन सिस्टर, पिंकू एंड गौरव आर नॉट सरोज और संगीता's ब्रदर। ठीक है, पिंकू एंड गौरव आर नॉट सरोज एंड संगीता's ब्रदर, और सरोज इज नॉट रतन सिस्टर। ठीक है, सरोज अनिल की सिस्टर हो गई। रतन की नहीं है, पिंकू की नहीं है, गौरव की नहीं है, तो सरोज की हो गई, सरोज अनिल की सिस्टर हो गई। ठीक है, अब सरोज इज नॉट रतन सिस्टर, पिंकू एंड गौरव जो है, देखो दूसरा चीज हमने कैसे निकाला कि भाई रतन की सिस्टर सरोज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब संगीता जो है ना तो पिंकू की है, ना गौरव की है, और ना ही अनिल की है, तो किसकी बची। ठीक, उसके बाद फिर हमने देखा कि गौरव के लिए अकेली लड़की यानी कि जो उसकी बहन बनने के काबिल थी वो थी सिर्फ पूजा, क्योंकि ऑप्शन में अकेली वही बची थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देन मूविंग ऑन फर्दर वी स्टार्टेड द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 12 दैट वाज अनलॉक द मिस्ट्री L2। L2 में हम लोगों ने जो चीजें देखी वो ये थी कि पहला सवाल हमारे सामने जो था, हमें फिर से 3 सेक्शंस बनाने थे और उन 3 सेक्शंस के अंदर हमें 5 या 6 लोगों के बारे में बातचीत करनी थी। तो हमने क्या किया, हमने की पर्सन्स की बात और हमने की प्लेसेस की बात। ठीक है, या हाँ ठीक है, एरियाज की बात कर लो, प्लेसेस से गलत हो जाएगा, एरिया। ठीक है, ये हमने एरियाज की बात कर ली। हमने इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। हमसे जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे वो हम लोगों ने पढ़े और हमें ये पता चला कि विच 2 सिटीज आर नॉट इंडस्ट्रियल, तो हमने मार्क किया भाई 2 सिटीज ऐसी जो इंडस्ट्रियल नहीं है, वो बी और डी ही है। ठीक है, विच 2 सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, सॉरी इंडस्ट्रियल सेंटर्स बताने थे,
तो हमने ऑप्शंस को देखा और ऑप्शंस में हमारे पास थे ए, सी, ई एंड एफ। तो ए, सी हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, और अगर था तो अलग अलग था। और उसके बाद हमने देखा कि ई एंड एफ जो कि मेरा बी ऑप्शन है वो मेरा सही आंसर है। उसके बाद अगला सवाल मुझसे पूछा कि विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो हमने सी एंड एफ को अपना आंसर मार्क किया क्योंकि वही दो अकेली हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे सामने मौजूद थी। टू सिटीज आर हिल स्टेशंस, फिर वही हिल स्टेशंस में हमारे पास ए को छोड़ के बाकी सारे जो है सिटीज हिल स्टेशंस थे। तो हमने ऑप्शन के बेस पे अपना आंसर चुना कि भाई जहां जहां ए है उसको काट दो, बाकी जो बचा उसको अपना आंसर बना दो। इस केस में नन ऑफ दीज मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 6 सिटीज थी, 6 में से 5 जो है मेरी हिल स्टेशंस थी, तो 5 में से 2 यहां ऑप्शन में दी हुई है, तो मैंने उसको टिक मार्क कर दिया, ठीक है। नन ऑफ दीज इसीलिए आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज अ हिल स्टेशन एंड अ इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट अ हिस्टोरिक प्लेस। तो हमें क्वेश्चन में जो चीज ध्यान रखनी है वो ये जो 3 वर्ड है, या स्पेसिफिकली अगर मैं इसी वर्ड की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट, बट नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो क्या है, विच सिटी इज हिल स्टेशन एंड एन इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो जो हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है उसको मार्क कर लो, ठीक है, बट उसी के साथ साथ हिल स्टेशन एंड इंडस्ट्रियल सिटी होना चाहिए। तो हिल स्टेशन एंड इंडस्ट्रियल सिटी में मेरे पास एक ऑप्शन तो आया सी और दूसरा ऑप्शन आया ई, बट सी को अगर मैं देखता हूं तो हिस्टोरिकल प्लेस है, यहां पर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस लेना था, इसलिए मैंने ई को अपना आंसर मार्क किया, विच वाज ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला सवाल था कि विच टू सिटीज आर नीदर हिस्टोरिकल नॉर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, हमने वही किया, बी एंड डी को अपना आंसर मार्क करके आगे बढ़ लिए। आगे हमें रोहित, कुणाल, आशीष और जॉन के बारे में बात करनी थी। कुछ पॉइंटर्स हमें दिए गए थे, उन पॉइंटर्स को हमने आगे फिर से आप लोगों से डिस्कस किया, राइट। तो जैसे ही हम लोगों ने डिस्कशन किया रोहित, कुणाल, आशीष, जॉन के बारे में, उनके स्कूल, उनके सब्जेक्ट्स, उनकी क्लासेस और उनके स्टे के बारे में बात हो रही थी, तो हमने नॉर्मली एक और टेबल बनाई जिसमें हमने कैटेगराइजेशन किया कि भाई पर्सन्स इधर और सेक्शंस इधर, स्टे, क्लास, गुड और बैड, ठीक है। किसमें गुड और बैड भाई? क्वेश्चन के हिसाब से सब्जेक्ट्स में गुड और बैड, ठीक। क्वेश्चन को पढ़ते गए, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमने चीजें बनाई, जहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या क्या थी मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंटर मेरा 1 इज गुड at all 4 subjects while another is weak in all 4 subjects, यानी कि मुझे यह पता चला कि इन चारों में से एक लड़का ऐसा है जो सारे सब्जेक्ट्स में बेहतरीन है और एक लड़का ऐसा है जो सारे सब्जेक्ट्स में वीक है, ठीक है। 2 लड़कों के बारे में पता चला। उसके बाद यह पता चला कि रोहित स्टेज फार फ्रॉम द स्कूल एंड इज गुड इन मैथमेटिक्स ओनली। तो मैंने लिखा रोहित फार रहता है, मैथमेटिक्स में अच्छा है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो यहां मेंशन थे उनमें बुरा है, ठीक है। while Kunal is weak in mathematics only, while Kunal जो है वो वीक है किसमें? मैथमेटिक्स में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो अच्छा है, ऐसा मुझे पता चला। एंड स्टेज क्लोज टू द स्कूल, तो मैंने यहां लिख दिया भाई कुणाल स्टेज क्लोज टू द स्कूल, ठीक है। नीदर ऑफ दीज टू नॉर आशीष स्टडीज इन क्लास 6th, ठीक है। तो ना तो आशीष ना ये दोनों, कौन? कुणाल और रोहित कहां रहते हैं? सॉरी, क्लास 6th में पढ़ते हैं। तो मुझे ये पता चला कि जॉन जो है वो क्लास 6th में पढ़ता है, ठीक है, कूल है, बहुत बढ़िया बात है। 1 who is good at all 4 subjects studies in class 5th, तो मुझे ये पता चला कि भाई 1 who is good in all 4 subjects studies in class 5th, तो मेरे पास एक अकेला कैरेक्टर बचा था जो कि क्या था? ऑल सब्जेक्ट्स में अच्छा था और क्लास 5th का स्टूडेंट था। तो जॉन जब मेरे पास एक क्लास में आ गया तो 5th में बचे हुए स्टूडेंट्स कौन थे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना शुरू किया एंड आइडेंटिफाई करते करते हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये टेबल बनने के बाद मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आप इस टेबल से रिलेटेड लेके आओगे, मैं सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉर्ट कर दूंगा और मुझे इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नजर नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर हम लोगों ने एक और क्वेश्चन जो पढ़ा उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें दे रखी थी ना
कि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं स्टार मार्क कर दूंगा, और कायदे से ये ओलंपियाड लेवल में आना चाहिए था, बट यहां आ गया तो हमें उससे भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर मुझसे पूछना। क्वेश्चन में साफ बता रखा था कि भाई 5 लोगों के बारे में हमें बात करनी है। 2 of them are doctors while 3 are engineers, आर्किटेक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। इससे हमें यह पता चला कि 2 लोग तो डॉक्टर थे, एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, अ डॉक्टर एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट ओन्स द सेम कार, दैट इज सुपर्ब। ठीक, तो हमने क्या करा कि भाई जो जो डॉक्टर है उनको सुपर्ब में बिठा दो। ठीक, देन द अदर 3 ओन द कार्स विज सिटी, होंडा सिटी, इनोवा एंड वर्ना। आगे बढ़ते हैं भाई, कैसे कैटेगराइज करेंगे कि किसके पास सिटी है, किसके पास इनोवा है, किसके पास वर्ना है। 2 of the 5 persons stayed in मुंबई, 5 में से 2 लोग मुंबई रहते थे, while the other 3 lived in Delhi, Pune and Bangalore. The chartered accountant is the tallest. ठीक है, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सबसे लंबा इंसान है, while the doctor who is an ENT is the shortest. ठीक है भाई, तो हमने हाइट के हिसाब से 1 2 3 4 कैटेगराइज किया। 1 उसको दिया जो सबसे लंबा है, और 5 उसको दिया जो सबसे छोटू है। ठीक, हमें पता चला सार्थक भैया ENT हैं और मुंबई में रहते हैं और 5वें नंबर की हाइट पे हैं, बट अभी तक नाम नहीं पता है। टेबल के हिसाब से तुम लोग को पता चल रहा है, बट टेबल जब तक बन रही होती है तब तक नहीं पता था। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, दी अदर डॉक्टर इज एन आई स्पेशलिस्ट। तो अब हमें पता चला कि जो दूसरा डॉक्टर साहब है वो आई स्पेशलिस्ट हैं, और पहले डॉक्टर साहब जो थे वो ENT थे, नाम अभी तक नहीं पता। लाइज बिटवीन द इंजीनियर एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां सबकी हाइट पता चल रही है, तो मतलब इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो कि आई स्पेशलिस्ट को अपने बीच में रखते हैं। यानी कि फर्स्ट हाइट जो थी वो हमें पता चली कि किसकी है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी है, और सेकंड हाइट जो है यानी कि लास्ट सबसे छोटा जो है वो ENT स्पेशलिस्ट है हाइट वाइज, और इसके बीच में इंजीनियर साहब है। किसके बीच में? आई स्पेशलिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में। तो हमने 1 2 3 और 5 और 2 रैंकिंग आराम से दे दी, नाम अभी तक हमें पता नहीं चले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर हमें यह पता चला कि कनिका इज द आई स्पेशलिस्ट एंड हु ओन्स अ सुपर्ब कार। ठीक है, तब हमें यह पता चला कि भाई आई स्पेशलिस्ट जो थी वो सुपर्ब कार रखती है और उसका नाम है कनिका। ठीक है, उसके बाद हमें यह पता चला कि वाइल गगन लिव्स इन दिल्ली एंड ओन्स अ वर्ना। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि गगन भाई साहब जो है वो दिल्ली में रहते हैं और उनके पास वर्ना है। ठीक, गगन एक नया कैरेक्टर था इसलिए हमने उसको 4th हाइट पे दे दिया, बाकी सबकी हाइट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। द इंजीनियर लिव्स इन पुणे एंड ओन्स अ सिटी। ठीक है, तब हमने कहा कि भाई पुणे वाला जो बंदा है उसके पास सिटी है और उसकी हाइट जो है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यानी कि डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच की है। तो पुणे सिटी और 3rd नंबर की हाइट हमें पता चली, और हमें यह पता चला कि भाई वो इंजीनियर था, है ना। तो अभी भी हमने फिर से थोड़ा सा ध्यान दिया तो फिर हमें पता चला कि प्लाची लिव्स इन बेंगलुरु व्हाइल सार्थक लिव्स इन मुंबई एंड इज एन ENT। दोनों डॉक्टर्स का नाम हमें लास्ट वाली लाइन में क्लियर हुआ, जहां पर हमें पता चला कि सार्थक मुंबई में रहता है और ENT स्पेशलिस्ट है। तो पहली चीज, दोनों डॉक्टर्स मुंबई के थे, कनिका आई स्पेशलिस्ट, सार्थक ENT स्पेशलिस्ट, और सार्थक की हाइट 5, क्योंकि हमें यह पता था कि ENT जो है सबसे छोटा है। ठीक है, अब हमारे पास 2 चीजें जो बचती है वो है रोहन और प्राची के बारे में बातें। तो हमें उनसे वापस जब हमने ध्यान से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा तो हमें यह पता चला कि प्राची CA है और रोहन भाई साहब जो है वो इंजीनियर है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक टेबल फॉर्म करी और उस टेबल के बाद हम लोगों ने जो सारे क्वेश्चंस थे उनका आंसर आपको देना शुरू किया। दैट इज व्हाट इज प्राचीज प्रोफेशन, हमने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। व्हाट इज गगन्स प्रोफेशन, हमने कहा आर्किटेक्ट है। फिर हमें पूछा गया व्हाट इज रोहन्स प्रोफेशन, हमने कहा इंजीनियर है। फिर हमसे पूछा गया हाइट वाइज हु अमंग्स द फॉलोइंग लाइज बिटवीन सार्थक एंड रोहन, तो सार्थक यानी कि कौन इंसान, ENT, और रोहन यानी कि 3rd नंबर का इंसान यानी कि इंजीनियर, उसके बीच में कौन लाई करता है, तो हमने कहा कनिका जी जो है वो सार्थक और रोहन के बीच में, सॉरी
है? हाँ, गगन भाई साहब जो हैं वो सार्थक और रोहन के बीच में लाई करते हैं। हमने ऑप्शंस को ध्यान से देखा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई स्पेशलिस्ट और इंजीनियर लिखा हुआ था, तो हमने कहा इन लोगों में से गगन का प्रोफेशन जो है आर्किटेक्ट है, तो यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो हमने कहा नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं कह सकते क्योंकि डिटरमाइन तो हमने कर लिया है। मूविंग ऑन फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी और स्टेटमेंट्स के हिसाब से आंसर दिया कि भाई कनिका जी जो है वो मुंबई में रहती है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। आखिरी इक्वेशन कंप्लीट करते हुए हमने फाइनली कदम रखा हमारे ओलंपियाड लेवल सेशन के ऊपर, जो कि था हमारा L3। और ओलंपियाड लेवल सेशन के अंदर हमने जो चीजें नोटिस करी वो ये थी कि भाई क्वेश्चन कैसा भी हो, पर क्वेश्चन के अंदर हमें ओलंपियाड लेवल वाली महक या खुशबू आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के आएंगे। इस सेशन के अंदर मैंने दो तरीके से क्वेश्चन लेना शुरू किया। पहले लंबे लंबे क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओ, जिनमें आपको मजा आए सॉल्व करने में, और 60-40 वाला रेशियो तो हमारा ऑब्वियसली मेंटेन रहता ही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के सामने है। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ने से और पहली लाइन को पढ़ते ही मुझे यह एहसास हुआ कि भाई 5 दोस्तों के बारे में बात हो रही है जो कि अलग अलग शहर में रहते हैं, दैट इज चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ठीक है, और ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू मुंबई से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मुंबई में काम करते हैं और अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है, यहां मुझे पता चला कि बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार और बोट ऐसे इनके ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हैं। मैंने जो टेबल बनाई वो कुछ इस तरीके से बनाई कि पर्सन्स को बैठाया इधर, प्लेसेस और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने लगाए ऐसे। आप चाहो तो इस टेबल को उल्टा भी घुमा सकते हो, यानी कि पर्सन्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और आपका प्लेसेस, कैसा भी लगा सकते हो जैसे आपकी सहूलियत बैठे। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था कि भाई 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हमने पांचों के नाम लिख लिए पहले तो। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा कि द पर्सन हु ट्रेवल्स टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। ठीक, तो मुझे ये पता चला कि भाई ध्यान रखना है इस पॉइंट का, आर वेंट टू बेंगलुरु बाय कार एंड क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। तब मुझे ये क्या क्लियर हुआ कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों के बारे में चीजें क्लियर हो गई कि भाई आर वेंट टू बेंगलुरु बाय कार एंड क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन। ठीक है, आगे जब मैं बात करता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि S इज ट्रेवलिंग बाय बोट वाई वेयर एज T ट्रेवल्स बाय ट्रेन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यह कहा था कि T ट्रेवल्स बाय ट्रेन और S ट्रेवल्स बाय बोट। ठीक है, अभी कहां जा रहे थे ये क्लैरिटी मुझे नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। आगे पढ़ लेता हूं। मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय दिल्ली बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। तब मुझे यह पता चला कि भाई S और जो T है ये चेन्नई और दिल्ली वाले उम्मीदवार हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे एक चीज और पता चली कि भाई जब कोलकाता और बेंगलुरु फिक्स हो गया है, चेन्नई और दिल्ली यहां फिक्स हो गया है, तो मुझे यह पता चला कि हैदराबाद का अकेला कंटेंडर कौन बचा, P बचा, जो कि बस से जा रहा था। ठीक है, और ये मुझे और क्लैरिटी मिलनी थी, बट फिर मैंने एक चीज और ध्यान दी कि भाई मेरा पॉइंट नंबर 2 जो मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही, उसमें मुझे यह पता था कि द पर्सन हु ट्रेवल्स टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। ठीक है, तो मुझे यह पता चला कि भाई T ट्रेवल्स बाय ट्रेन था, और अगर T ट्रेवल बाय ट्रेन था तो यहां पर अगर हैदराबाद है, यहां अगर हैदराबाद, ये बस वाला क्लैरिफिकेशन अभी मुझे नहीं मिला था। ठीक है, अभी बस को भूल जाओ। फिर मुझे पता चला कि T जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और दिल्ली में जो है आप बोट से नहीं जा सकते, तो अकेला उम्मीदवार कौन। ठीक है, फिर मुझे यह पता चला कि अगर दिल्ली यहां बैठ चुका है और हैदराबाद ऑलरेडी वहां बैठ चुका है, कोलकाता और बेंगलुरु फिक्स हैं, तो यहां अकेला कौन, चेन्नई। ये सारी चीजें फिक्स हुई। उसके बाद मेरी अकेली ट्रेवलिंग या अकेला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या बचा था, बस बचा था। तो मैंने क्या करा भाई साहब, बस यहां लिख दी। ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरीके से मैंने इस टेबल को फॉर्म किया, और फॉर्मेशन करने के बाद मैंने सिंपल सी एक चीज जो करी, इस टेबल को कॉपी किया और क्वेश्चंस को पढ़ता गया और आंसर देता गया। तो पहला सवाल जो मेरे सामने आया था भाई वो था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ अ पर्सन और मोड इज नॉट करेक्ट। मैंने आराम से देखा, T जो है T फॉर ट्रेन होता है, तो मेरे पास T फॉर ट्रेन था, T फॉर एरोप्लेन तो था ही नहीं। अगला सवाल मेरे सामने आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज ट्रू फॉर S।
ठीक है। एस के लिए मुझे चेन्नई और बोट चाहिए था, तो मेरा सी ऑप्शन मुझे दिखा कि चेन्नई और बोट है, तो मैंने उसको भी सॉल्व कर लिया। मूविंग ऑन फर्दर, मुझे एक चीज और पता चली कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड प्लेस ऑफ प्लेसेस एंड मोड आर नॉट करेक्ट। तो मैंने आप लोगों को कहा भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉट करेक्ट वाली चीज बतानी है। तो हमने देखा कि भाई दिल्ली बंदा बस से जा रहा है, बट टेबल के हिसाब से दिल्ली तो ट्रेन से जाना चाहिए, तो इसका मतलब नॉट करेक्ट दिल्ली एंड बस का कॉम्बिनेशन। आगे बात करते हुए फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि द पर्सन ट्रेवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय द फॉलोइंग मोड्स। टेबल के हिसाब से मोड मुझे साफ नजर आ रहा है, दैट वाज ट्रेन, यानी कि दिल्ली जाने वाले इंसान का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था? ट्रेन था। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड टू दिल्ली? फिर वही टेबल देखो, दिल्ली, एक सेकेंड यार, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड टू दिल्ली? सॉरी, यहां पर हम गलती कर गए थे भाई, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज। हु अमंग्स द फॉलोइंग ट्रेवल्ड टू दिल्ली, मैंने एस लिख दिया है, ये एस सही नहीं है, एस सही नहीं है, टी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग ट्रेवल्ड टू दिल्ली? टी ट्रेवल्ड टू दिल्ली वाया ट्रेन, ठीक है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हम करेक्शन नहीं दे पाए, बट अभी जो रिवीजन टाइम पे मैं आपको करेक्शन दे रहा हूं कि हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल टू दिल्ली? टी ट्रेवल टू दिल्ली, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, बाकी सारे अब यार देखो, मैं है ना ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। द पर्सन ट्रेवल टू दिल्ली वेंट बाय फॉलोइंग मोड ट्रेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ मोड्स इज नॉट करेक्ट? दिल्ली बाय बस, ठीक है, नॉट करेक्ट। बेंगलुरु बाय कार, कोलकाता बाय एरोप्लेन, चेन्नई बाय बोट, हैदराबाद बाय बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज ट्रू फॉर एस? एस के लिए चेन्नई और बोट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ पर्सन मोड इज नॉट करेक्ट? टी एंड एरोप्लेन, ठीक है भाई। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में करेक्शन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ट्रेवल्ड टू दिल्ली? तो आप कहोगे टी ट्रेवल टू दिल्ली। आगे बात कर लेते हैं। फिर हमसे यह पूछा गया था कि भाई रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर से एक टेबल बनानी थी, टेबल के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बखान किया गया था, और उस बखान में हमसे जो चीजें पूछी गई थी वो हम अभी आपके सामने बना देंगे। हमने सबसे पहले पर्सन्स को लिखा इधर, सब्जेक्ट्स को लिखा इधर, क्या लिखा? सब्जेक्ट्स को लिखा इधर और पर्सन्स को लिखा इधर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, एक बार फिर से वो 5वां क्वेश्चन देख लेंगे। मैं यार कंफ्यूज हो जाता हूं तो मेरे को फिर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं करती। हूं अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल टू दिल्ली, मैंने चेन्नई वाले को दिल्ली क्यों भेजा था यार? कोई कारण था क्या इसका? मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई, ठीक है। एस ट्रेवल्ड बाय बोट, टी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, बोट से नहीं जा सकता, तो टी तो ट्रेन से जाएगा और दिल्ली जाएगा, ठीक है भाई। आंसर में मिस्टेक थी, आंसर करेक्ट कर लीजिए प्लीज। हु अमंग्स द फॉलोइंग ट्रेवल टू दिल्ली? टी ट्रेवल टू दिल्ली, नॉट एस, ठीक। इंस्ट्रक्शंस जो आपके सामने आपको दिए गए थे वो क्या क्या दिए गए थे उनको जरा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दिस वाज अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जहां हम बार बार अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट पे फ्लिप मारेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। D's optional subject was history while 3 others have it as compulsory subject, ठीक है। डी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे पास हिस्ट्री था, 3 ऐसे लोग थे जिनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट था, बट कौन थे अभी नहीं पता, ठीक। E and F have physics as their one of the subjects, ठीक है। ये भी नहीं पता कि कंपलसरी है कि क्या है, ऑप्शनल है। F compulsory subject is mathematics which is an optional subject for C and E। अब मुझे यहां क्लैरिटी मिली कि F जो है मैथमेटिक्स के लिए, सॉरी मैथमेटिक्स F के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, बाकी C और E के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो मैंने यही किया, C और E के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है बट F के लिए कंपलसरी है। पहला स्टेटमेंट हमारे सामने क्लैरिटी वाला आया। उसके बाद फिर हमने ध्यान से और पढ़ा तो हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर
हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए इज कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री और इंग्लिश आर ए के कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐसा हमने मार्क कर लिया। दे आर जस्ट रिवर्स इन द केस ऑफ डी, दे आर जस्ट रिवर्स इन द केस ऑफ डी, तो हमने क्या करा, कंपल्सरी और ऑप्शनल। ठीक, चेन्नई सॉरी केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर ओनली वन ऑफ देम। ठीक है, मतलब अब हमें पता चला कि सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसके लिए केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बाकी सबके लिए जो है कुछ भी हो सकता है, बट किसके लिए है ये नहीं पता। फिर हमें एक और चीज पता चली कि देन ओनली फीमेल टीचर्स इन द स्कूल हैज इंग्लिश एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो हमने कहा कि भाई इंग्लिश पढ़ाने वाली जो अकेली लड़की है उसके लिए सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट ये है, तो हमने क्या करा, इसको फीमेल मार्क कर दिया, थिंकिंग इन माइंड की अगर फीमेल बताया तो इसका मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आ सकता है। ठीक है, तो उससे कंपलसरी आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास कंपलसरी और ऑप्शनल के स्टेटमेंट आ चुके थे। और फिर मैंने ध्यान से जब देखा तो मेरे पास इंग्लिश ऑप्शनल, केमिस्ट्री ऑप्शनल और मैथमेटिक्स ऑप्शनल, ये तीन बचे थे। तो मुझे याद आया कि मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी कि भाई डी के लिए ऑप्शनल है हिस्ट्री, बाकी तीन के लिए परमानेंट है यानी कि कंपलसरी है। तो मैंने कहा ये तीनों यही होने चाहिए ABC, क्योंकि इनके ऑप्शनल 3 है और इनके कंपलसरी एक भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने इनको तीनों को जो है मार्किंग कर दी। उसके बाद मैंने आगे बढ़ते हुए बात करी तो फिर यहां लिखा था कि E&F हैज फिजिक्स एज देयर वन ऑफ द सब्जेक्ट, जहां पर मेरे पास मैथमेटिक्स ऑप्शनल आ गया था तो मैंने यहां कंपलसरी और यहां पर ऑप्शनल डाल दिया। चलिए, दिस फाइनली कंप्लीटेड माय टेबल, और उसके हिसाब से जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। पहला सवाल मेरे पास था व्हाट इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ सी, तो मैंने कहा हिस्ट्री इज द कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर सी। हु इज द फीमेल टीचर, मैंने मार्क किया था डी इज द फीमेल टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोस ऑफ एफ, हमने यहां पर क्लैरिटी दिखाई और क्लैरिटी दिखाते हुए कहा कि भाई ई के सेम सब्जेक्ट हैं बट ई जो है ऑप्शन में नहीं है, और पॉइंट नंबर 2 ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए हम नन ऑफ दीज को मार्क करके आगे बढ़ गए। इसी रिलेशन में हमारा अगला सवाल हमारे सामने आया और उस सवाल में क्लैरिटी के साथ कहा गया कि भाई ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दो, ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दो, कंपलसरी और ऑप्शनल के ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दो, तो ऐसा कौन है जिसके आइडेंटिकल सब्जेक्ट्स एफ के तरह ही हैं। तो हमने कहा ई ही ऐसा अकेला उम्मीदवार है, अगर यहां है तो हम उसको आंसर मार्क कर देंगे, और हमने देखा कि सी ऑप्शन हमारा ई था तो हमने ई को आंसर मार्क कर दिया। व्हेन वी मूव्ड ऑन फर्दर हमें यह दिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट 3 लोगों के पास था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और वो 3 लोग थे ए, बी और सी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही था। फिर हमें एक और क्वेश्चन दिया गया जिस क्वेश्चन के बेस पर हमें 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, और वो क्वेश्चन था कि भाई इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और हर्ष और एम्बिशियस, ऐसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के सामने थे। लोग थे 5 लोगों का नाम था कैलाश, गोविंद्र, हरेंद्र, राजेश और जितेंद्र। ठीक है, इन 5 का नाम लिखा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो लिखी, और उसके बाद पॉइंट्स को पढ़ना शुरू किया। कैलाश, गोविंद्र और हरेंद्र आर इंटेलिजेंट, टक टक और टक। ठीक, कैलाश, राजेश एंड जितेंद्र आर हार्डवर्किंग। ठीक है, कैलाश, राजेश और जितेंद्र आर हार्डवर्किंग, ये भी कर दिया। आगे बात करते हैं, राजेश, हरेंद्र और जितेंद्र आर ऑनेस्ट। ठीक है, कैलाश, गोविंद और जितेंद्र आर एम्बिशियस, कैलाश, गोविंद और जितेंद्र आर एम्बिशियस। टेबल कंप्लीट। टेबल कंप्लीट होने के बाद हमने वापस से क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नीदर हार्डवर्किंग नॉर एम्बिशियस, तो हमने कहा हरिंदर भाई साहब ना तो हार्डवर्किंग है और ना ही एम्बिशियस है। फिर हमने अगला सवाल पढ़ा। अगले सवाल में हमसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नीदर ऑनेस्ट नॉर हार्डवर्किंग बट एम्बिशियस, नीदर ऑनेस्ट नॉट हार्डवर्किंग बट एम्बिशियस, नीदर ऑनेस्ट नॉट हार्डवर्किंग। गोविंद। ठीक है, चलिए अगला सवाल के लिए हमारे पास वापस से बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। गोविंद हरिंद्र वाला इजी क्वेश्चन था इसलिए हमें टाइम नहीं लगा, बट ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था।
ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो यार। क्या करो, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो यार। क्वेश्चन में पहली लाइन दी हुई थी कि भैया क्या है, 5 लोगों के बारे में बातचीत हो रही है, तो हमने कहा 5 लोगों के बारे में बातचीत हो रही है। फिर हमने जब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि प्रोफेशंस भी हैं और उन लोगों को कुछ एक चीज पसंद है, दैट इज आपका कॉफी और टी। ठीक है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो हमने वापस से टेबल का फॉर्मेट बनाया और कहा कि प्रोफेशन यहां लिखते हैं, लाइक्स यहां लिखते हैं, कॉफी है, टी है, बिस्किट है, चाय है, हमें नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट हमें दे रखा था कि भाई एक इंसान जो है हॉर्टिकल्चरिस्ट है, एक इंसान जो है आपका फिजिसिस्ट है, एक जर्नलिस्ट है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक एडवोकेट है। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स के बाद हमें यह क्लैरिटी मिली सिर्फ कि भाई सारे के सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा चुके हैं। अब हमने जो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा उसमें था 3 ऑफ देम, ए, सी एंड द एडवोकेट प्रेफर टी टू कॉफी। यानी कि जो हमें बात समझने वाली थी वो ये थी कि भाई टी टू कॉफी का मतलब है इन 3 लोगों को चाय पसंद है। तो हमने कहा ए सी चाय, चाय, और जो एडवोकेट है उसको चाय पसंद है। तो हमने अभी स्टेटमेंट रोक लिया। ठीक है, हमने स्टेटमेंट रोक लिया। आगे हम बात कर लेते हैं, एंड 2 ऑफ देम, बी एंड द जर्नलिस्ट प्रेफर कॉफी टू टी। यानी कि बी भाई साहब को जो है कॉफी पसंद है, ए, सी और कॉफी, यानी कि ए, बी, सी वाले जो है टी, टी, कॉफी वाले हमें पकड़ में आ गए। अभी हमें 2 लोग के बारे में नहीं पता, यानी कि हमें यह पता चला कि या तो डी या फिर ई जो है इन दोनों में से कोई ना कोई जर्नलिस्ट हो, इन दोनों में से कोई ना कोई जो है जर्नलिस्ट होगा या एडवोकेट होगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मेशन किया और फिर हमें अगले लाइन में पता चला कि दी इंडस्ट्रियलिस्ट ए एंड डी आर फ्रेंड्स विद वन अनदर बट 2 ऑफ देम प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों में से 2 लोग ऐसे थे जिनको कॉफी पसंद थी, तो हमने यहां पर मार्किंग करी कि भाई ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और उसके बाद एक जर्नलिस्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें मार्किंग मिली और फिर हमने फाइनली लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी कि द हॉर्टिकल्चरिस्ट इज सीज ब्रदर। तो सी का ब्रदर जो होगा उसको चाय पसंद होगी और वो हॉर्टिकल्चरिस्ट होगा, ऐसा हमें पता चला। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमने चीजें देखी, चीजें नोट करी और फिर आगे चीजों को बढ़ाया। समझ में आ गया क्या? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अभी इजी लग रहा होगा। अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों के सामने टेबल फॉर्मेट जो है वो बन के आ गया है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट जो है वो बन के आ गया है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस अब आपके सामने हैं। हु इज द हॉर्टिकल्चरिस्ट? तो हमने कहा ए इज द हॉर्टिकल्चरिस्ट। अगला, हु इज द इंडस्ट्रियलिस्ट? तो हमने कहा बी इज द इंडस्ट्रियलिस्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड अ पर्सन हु लाइक्स टी बट नॉट एन एडवोकेट? अब देखो, ऑप्शन में ई हमारे पास एडवोकेट था, तो हमने जहां जहां ई को देखा अपने ऑप्शंस को काट दिया, क्योंकि हमसे यह कहा गया कि एडवोकेट नहीं होना चाहिए। बट फिर हमने ऑप्शन डी को देखा तो उसमें बीडी था और बीडी जो है उनको चाय पसंद नहीं थी, बीडी को तो कॉफी पसंद थी, तो हमने इनको भी काट दिया। तो हमें यह चीज ध्यान है कि यार एसी को चाय पसंद है मगर उनके साथ एडवोकेट बैठा है, तो हमारा यह ऑप्शन नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई वी मार्क्ड नन ऑफ दीज एज द आंसर फॉर अस। राइट, आगे बात करें। 16th क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हु इज द फिजिसिस्ट? तो हमने कहा चाय पसंद थी भाई साहब सी को और सी जो है फिजिसिस्ट था। ठीक, 17th क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट गिवन अबाउट इज सुपरफ्लस। यहां हमें एक चीज जो कंफ्यूजन कर गई वो इंग्लिश कर गई। इंग्लिश अगर हमारी अच्छी होती तो हम बता देते कि क्या आंसर है इसका, बट इंग्लिश अच्छी करने के लिए हम आपके साथ मौजूद थे, तो हमने कहा सुपरफ्लस का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन करने के लिए नेसेसरी या जरूरी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, सुपरफ्लस स्टेटमेंट कहते हैं। तो हमने क्या किया, ध्यान से सारी स्टेटमेंट्स को वापस देखा और इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्टेटमेंट नंबर 2 अगर मुझे नहीं भी पता होती तो शायद मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, बट स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो क्या हमारी ये टेबल बन के बाहर आती? क्या हमें ये पता होता कि भाई एक जना एक ही काम कर रहा है ना, एक जना एक ही काम कर रहा है, ये हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए हमने क्या करा, ध्यान से वापस से स्टेटमेंट्स को पढ़ा और इस आखिरी सवाल का जवाब हमने जो दिया वो ये दिया कि नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी मेरा पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स जो हैं उनके दम पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा अगर है आप लोगों को तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलिए, सो दिस फाइनली कंप्लीट्स द सेशन एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि कौन सा चैप्टर था हमारा, ये कौन सा चैप्टर था, पहले तो मुझे ये बताओ तुम। ये चैप्टर नंबर 13 था मेरे हिसाब से, है ना, सॉरी चैप्टर नंबर 12 था मेरा। तो चैप्टर नंबर 12 पे जैसे ही मैं पहुंचा तो मुझे ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि मेरा जो होमवर्क है विच इज गोइंग टू बी व्हाट, ठीक है, ये मेरा होमवर्क हुआ कि मैं चैप्टर नंबर 12 की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली कर सकता हूं, क्योंकि मेरा ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, इंट्रोडक्शन और रिवीजन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. एंड इसी तरीके से हमारी फैमिली को जोड़ते रहिए लोगों को, और भी लोगों को बताते रहिए, एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स, कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AKLive. थैंक यू।